जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा आज हमारा लास्ट सेशन होगा परसेंटेज का, और जिसमें हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या बोल रहा है, देखो। इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो लास्ट वाले सेशन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम को, आपके ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको सबको वेन डायग्राम से सोल्व करो। और वेन डायग्राम का आपको मतलब पता होना चाहिए। उसने बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42%, ओके 52% फेल्ड इन इंग्लिश, है ना, और 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो टोटल जो वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बगल में। अब आपको इस डायग्राम में, अगर आपके पास वेन डायग्राम दो क्वांटिटी का है, तो ये जो क्वांटिटी होती है जो दोनों को आ रही है, ये दोनों की कॉमन होती है। इसका मतलब होता है ओनली मैथमेटिक्स वाले, और इसका मतलब है ओनली इंग्लिश वाले। अगर मैथमेटिक्स वाले टोटल कितने हैं 42, मतलब उस 42 में ये भी पूरे काउंट हो रहे हैं। 52 मतलब ये टोटल काउंट हो रहे हैं। दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, तो उसने दे रखा है 17%। देखो टोटल है 42%, उसमें से 17% ऐसे हैं मैथमेटिक्स वाले जो इंग्लिश में भी फेल हैं। तो 42 में से 17 माइनस कर दूं, क्या मिल जाएगा मुझे, ओनली मैथमेटिक्स वाले, वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं। टोटल इंग्लिश में 52% फेल हो रहे हैं, उसमें से 17% ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल हो रहे हैं। तो अगर मैं 52 में से 17 माइनस कर दूं, हमारे पास क्या नंबर मिलेगा, वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा 42 में से 17 गए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हो रहे हैं। अगर 52 में से आपके पास कितना गया, यहाँ पे ये 17 गया, तो कितना आ जाएगा 35%। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तो ये वो बच्चे हैं जो टोटल फेल हो रहे हैं। और परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। आप इस चीज को ध्यान रखो, परसेंटेज के अंदर हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो टोटल बच्चे हैं कितने, 100%। उनमें से तो 25 प्लस 17 प्लस 35 क्या हो गए, फेल हो गए। तो 30 और 20 50, और 5 और 5 10 60, यानी कि 77% बच्चे हैं जो क्या हो रहे हैं, फेल्ड हो रहे हैं। टोटल हमेशा 100% होते हैं। तो 100 में से 77 माइनस करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 23। तो ये 23% वो बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं। टोटल थे 100%, 77 उसमें से फेल हो गए, बचे कितने 23%। तो ये कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम में पास हो रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो। अ ट्रेडर सेल टू कंप्यूटर्स एट द सेम प्राइस, ठीक है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, मेकिंग अप प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द वन एंड द लॉस ऑफ 30% ऑन द अदर। व्हाट इज द नेट लॉस और प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजेक्शन। देखो जिन बच्चों को नेट चेंज वाला फॉर्मूला याद है, भले ही ये क्वेश्चन बेटा लाभ और हानि का है, लेकिन नेट चेंज मैंने आपको बताया था कि नेट चेंज का फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, वेयर x और y क्या है, आइदर सक्सेसिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और बोथ, इट डिपेंड ऑन द साइन। ठीक है, मतलब जो साइन होगा ना, इट डिपेंड ऑन वेदर यू आर इंक्रीजिंग नंबर और वेदर यू आर डिक्रीजिंग द नंबर। अगर आप नंबर को इंक्रीज कर रहे हो तो प्लस, डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस, उस पर डिपेंड करेगा। अब अगर एक को बढ़ाया एक को घटाया, अगर कभी ऐसा हो रहा है, मान लो एक को x% से बढ़ाया तो आ जाएगा प्लस का x, उसी को फिर x% से घटा दिया तो क्या जाएगा माइनस का x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² अपॉन 100, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर को आपने पहले सेम परसेंट से बढ़ाया और उसी परसेंट से आपने उसको घटा दिया, अगर ऐसा होता हुआ कहीं पे आपको दिख रहा है ना, तो ऐसे में वो नंबर हमेशा घट के मिलेगा। और कितना डिक्रीज होके मिलेगा, x² अपॉन 100। ये नेट चेंज का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना, अगर लाभ और हानि में सेलिंग प्राइस सेम है ना, अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, द ट्रेडर सेल टू आर्टिकल एट द सेम प्राइस, दो आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेच दिया, एक को 30% के फायदे पे, एक को 30% के नुकसान के, मतलब हमेशा क्या होगा, x% का फायदा x% का नुकसान, तो हमेशा नुकसान होगा। कितने परसेंट, x² अपॉन 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 30%, तो 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 100, कितना जाएगा यहाँ से 9%, यानी कि उसे 9% का नुकसान हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, चार्ली।
अगला क्वेश्चन देखो, द ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन टू स्टेशन इज इन द रेशियो 3:4. If the train fare increases by 20% and the bus fare increases by 30%, then what is the ratio between revised train fare and the revised bus fare? रेशो में आप सभी लोग पढ़ के आ रखे हैं, मान लिया बेटा ट्रेन का फेयर टी था, बस का फेयर बी था, तो इनके फेयर का रेशो कितना है? 3:4. मतलब ट्रेन में 3 रुपये, बस में 4 रुपये. देखो रेशो का मतलब क्या होता है, आप एज इट इज वैल्यूज मान सकते हैं. अब अगर आपको मानना ही है ना, क्योंकि आप काम कर रहे हो किसमें, रेशो प्लस परसेंटेज. परसेंटेज में आपको पता है हर एक चीज अपने आप में 100 होती है, इसीलिए आप एक काम करो, अगर ट्रेन और बस का रेशो 3:4 है ना, तो इसको 300 और 400 मान लो कि भाई अगर ट्रेन का फेयर 300 था तो बस का फेयर कितना है, 400. आपने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया आसानी के लिए. इफ द ट्रेन फेयर इंक्रीज्ड बाय 20%, भाई ट्रेन का फेयर पहले कितना था, 300 था, अब इसको हमने 20% से बढ़ा दिया, तो अगर 20% से बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया, वो 120% हो गया बढ़ने के बाद, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100 होती है. इंक्रीज कर रहे हो 100 में ऐड कर दो, डिक्रीज कर रहे हो 100 से माइनस कर दो, तो 120% किसका, 300 का. तो आपके पास कितना हो जाएगा, 12 या 36, 360. एंड द बस फेयर इंक्रीज बाय 30%, जो बस का फेयर था ना, इसको हमने 30% से बढ़ा दिया. हर एक चीज अपने आप में 100 होती है, 30% से बढ़ाया तो कितना बढ़ा दिया, 130%. तो 130 अपॉन किसका, 100 इंटू 400, तो कितना जाएगा यहाँ से, ये 520. क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द रिवाइज ट्रेन फेयर. तो ट्रेन फेयर कितना था, 360, बस का फेयर कितना है, 520. क्या हो जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, डिवाइडेड बाय 3 एकम 3, 3, और यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, अच्छा 2 से कटेगा ये, ठीक है, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ 18 आ जाएगा, और नीचे कितना जाएगा, ये 26, और उसके बाद कितना जाएगा, 9/13. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये अल्फा. आप फ्रैक्शन मान के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही चीज है, आप 3-4 मान के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको 300-400 मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेटा ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए ना, इसलिए हमने उसको 300 और 400 मान लिया, वरना आप 3-4 मान के भी सोल्व कर सकते हैं. बिना 3-4 माने अगर आपको फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना है, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको चीजें जल्दी सोल्व करनी एग्जाम के अंदर. इफ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, जो एनुअल इनकम है ना एक्स की, वो कितना है, वाई से 20% ज्यादा है, देन द इनकम ऑफ वाई इज लेस देन दैट ऑफ एक्स बाय p%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, जो बेटा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है, बिना फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. उसने बोला है कि y जो है x जो है ना y से 20% ज्यादा है, तो y मान लो कितना है आपके पास, 100. अगर y 100 है तो x कितना है, इससे 20% ज्यादा है, मतलब 120% है वो किसका, 100 का. अब उसने क्या बोला है, देन द इनकम ऑफ y इज लेस देन दैट ऑफ x. बेटा y की इनकम x से कितना कम है, 20 कम है, किससे, x से. क्या पूछा है उसकी, परसेंटेज पूछी है, तो 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ से 2 काटोगे 10, यहाँ जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना आएगा आपके पास, 50/3. और 50/3% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 50/3% का मतलब हो जाएगा 16 से ही 2/3%, यानी कि जो p% की वैल्यू वो कितना है, 16 से ही 2/3%. द नंबर ऑफ आइटम इन अ बुकलेट इज n. In the first year there is an increment of x% in this number, and in the subsequent year there is a decrease of, मतलब subsequent मतलब अगले वाले में, there is a decrease of x%. अभी बताया था, अगर पहले इंक्रीज कराए सेम परसेंट से, या पहले डिक्रीज कराए उसके बाद उसका अपोजिट कर रहे हो कि भाई या तो इंक्रीज कर दिया दोबारा या डिक्रीज कर दिया, लेकिन पहले वाले के अपोजिट हुआ. लाइक पहले आपने बढ़ा दिया, उसके बाद उसी परसेंट से आपने घटा दिया, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, नेट चेंज. बेटा ध्यान किस पे रखना है आपको, नेट चेंज पे. अगर सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको दिख रहा है ना, हमेशा नेट चेंज. पहले x% से बढ़ाया तो प्लस, बाद में x% से घटाया तो x, माइनस प्लस माइनस, हमेशा आंसर कितना होता है, माइनस का, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का x² / 100, यानी कि वो नंबर हमेशा घटेगा. तो उसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बुकलेट. अगर पहले n थे
अब हमेशा आइटम कैसे होंगे, n से छोटे होंगे। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, लेस देन n, अल्फा आंसर। क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीजिंग में अगर पहली बार घटाया है या दूसरी बार इंक्रीज करा है, या पहली बार इंक्रीज करा है दूसरी बार घटाया है सेम परसेंटेज से, तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा घट के मिलेगी। कितना घट के मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन n। उसमें क्या बोला है देखो, इफ p वेरीज डायरेक्टली एज q एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ r, ध्यान रखना, इफ p वेरीज डायरेक्टली एज q, p varies directly as q and inversely as square of r, and inversely as square of r, what is the percentage increase in p due to an increase in q by 20% and a decrease in r by 20%। क्या पूछा उसने यहां से, देखो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। what is the percentage increase in p, परसेंटेज इंक्रीज इन p आपको बताना है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन Q बाई 20%, Q को हमने इंक्रीज कर दिया 20%, एंड अ डिक्रीज इन R बाई 20%, और R को हमने डिक्रीज कर दिया 20% से। तो जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे क्या जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आपके पास कांस्टेंट आया, ये P की वैल्यू है, अब एक नई वैल्यू है P डैश, वो कितना आ जाएगा। अब Q आपने इसमें क्या कर दिया भाई, तो Q को आपने क्या करा है यहाँ पे 20% से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया ये, वो 120% ऑफ Q हो गया। और R को आपने क्या करा है 20% से घटा दिया है, मतलब 80% ऑफ R, और 80% का मतलब क्या है फिर यहाँ से अपॉन आप परसेंट हटाओगे। ओके, इसको एक काम करते हैं, अपॉन 100 लेकर चलेंगे बेटा, यहाँ पे भी परसेंट हटाएंगे तो। और जब यहाँ पे हमने इसको करा 80 अपॉन 100, क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा इंटू आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये पी बन जाएगा। आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी भाई, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, मतलब बस आपको सोल्व करना है। तो पी डैश की वैल्यू क्या है, तो के इंटू क्यू और आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी। क्या बचा ऊपर मेरे पास बचा 12 डिवाइडेड बाय ये 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 8 इंटू 80, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उसने क्या पूछा है कि P की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है ना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन P। तो P में आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो P डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कितना मिल रहा है आपको P डैश की वैल्यू, या इसको एक काम करो P अपॉन P डैश निकाल दो, तो P अपॉन P डैश की वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो 160 डिवाइडेड बाय 300, 0 से 0 कटेगा, कितनी बार जाएगा, 2 8 जा 16, 15 बार जाएगा, तो 8 अपॉन 15, तो कितना इंक्रीज हो गया, 7 इंक्रीज हो गया, कितने पे, 8 पे, इंटू 100, तो 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यहाँ से देख लो बेटा 3.5 कर दो या फिर 12.5 कर दो, इंटू मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा ये ठीक है 3.5 इंटू 25, 25 पंजे 125, 12 25 दिया 75, और 75 और 2 कितना जाएगा 77, यानी कि 87.5%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, अल्फा। समझ आया नहीं आया, देखो वेरिएशन का क्वेश्चन था लेकिन उन्होंने इसको परसेंटेज की फॉर्म में डाल दिया। बस आपको यहाँ पे बेटा पी की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ से निकाल के क्वेश्चन को सोल्व करना था, और स्क्वायर वाली टर्म को भूल नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर मिलेगा बेटा ये आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे टोटल ये लास्ट के 4 क्वेश्चन है अभी, और जिसमें आपको एक डायरेक्शन दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि 500 कैंडिडेट अपेयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में 500 कैंडिडेट अपेयर कर रहे हैं, कंप्राइजिंग टेस्ट इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। जो टोटल आपके पास कितने हैं 500 कैंडिडेट्स, 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, ध्यान रखना 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, 75% फेल्ड इन हिंदी ओनली, 50% फेल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। तो जब आप 3 वाला वेन डायग्राम बनाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम का मतलब आना आपको बहुत जरूरी है, कि भाई वेन डायग्राम में इसका मतलब क्या है, कॉमन ऑफ ऑल 3, इसका मतलब क्या है इन दोनों का लेकिन इसका नहीं चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन बट इसका नहीं चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन लेकिन इसका नहीं चाहिए।
अगर ये ए बी सी है तो लिख देते हैं अभी, चलो यहाँ पे क्या क्या है इसमें, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो टोटल कहाँ लिखेंगे, देखो उसने बोला है ना 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, तो 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारे फेल्ड वाले हैं या सारे पास वाले हैं। ओके, सारे फेल वाले हैं क्या, देख लेते हैं टोटल कितना हमारे पास 500। तो 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, तो ये कौन सा, इंग्लिश वाले, ये जो आपने लिखना है ये सारे के सारे इंग्लिश वाले हैं। 75% फेल्ड इन हिंदी, 75% फेल्ड इन हिंदी एंड 50% फेल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। 15% फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी यानी कि बोथ ये होते हैं, देखो ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ना इनमें कॉमन, ये क्या है दोनों का, तो बोथ वाले कितने आपके पास 15, 17 फेल्ड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, तो यहां पे लिख देंगे इसको 17% है, एंड 17 फेल्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी टोटल 17 बच्चे फेल हो रहे हैं। 17 फेल्ड, ठीक है, 5 फेल्ड इन ऑल 3, और तीनों में फेल होने वाले यहां पे लिखेंगे 5। अब देखो टोटल थे 17 में से 5 गया 12, ठीक है, 17 में से 5 गया 12, 15 में से 5 गया 10, तो ये 10 कौन से हैं, जो इंग्लिश और हिंदी में तो फेल हो रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स में फेल नहीं हो रहे हैं। ये पूरा आपके पास एक डेटा आ गया। टोटल कितने हैं 500। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा क्या मिलेगा, तो टोटल स्टूडेंट जो फेल्ड हो रहे हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी में, ऐड कर लेते हैं। देखो 12 और 5 12, 12 12 बेटा 24, 24 और 5 29, और 29 और 50 कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे 79। तो यानी कि टोटल मैथमेटिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, क्या पता आगे क्वेश्चन आ जाए, 79। ठीक है, 30 और 10 40, 12 और 5 17 और 10, ठीक है 40 और 17 कितना जाएगा बेटा 57। तो टोटल 57 बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इनके बगल में लिखते हैं इसको, तो 75 और 5 80 और 10 90, और 12 कितना जाएगा बेटा 102। ठीक है, बाकी इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 75 5 80, 80 और 10 90 आ जाएगा, 90 और 3 120, 120 और 50 170, और 24 कितना जाएगा बेटा, तो 194। तो टोटल 194 बच्चे हैं जो बेटा फेल्ड हो रहे हैं। टोटल है कितने 500। पहला क्वेश्चन देखो, मतलब आपने सारे डेटा को लिख लिया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 में, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा तीनों में, तो कम से कम 2 में और तीनों में फेल होने वाले 12, 12 दूनी 24 और 5 29 और 10 39। तो भैया 39 बच्चे फेल हो रहे हैं टोटल कितनों में से 500 में से, इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा बेटा यहाँ से 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, यानी कि 7.8% बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, इसीलिए आपने इन सबको ऐड कर दिया, क्योंकि ये वो हैं जो सिर्फ 2 में हो रहे हैं, सिर्फ 2 में, सिर्फ 2 में, ये हैं जो तीनों में फेल हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा। अब देखो डेटा आपने एक बार निकाला है, बाकी 3 क्वेश्चन के लिए इसी से काम चल जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो ये कौन से हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं सिर्फ मैथमेटिक्स में, 50 और 30 80, 80 और 75 कितना जाएगा बेटा 5 8 और 7 15, 155। क्या पूछा है उसने, परसेंटेज पूछा है, तो 155 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, क्योंकि क्या निकालना है आपको परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 31%, दैट इज ब्रावो। तो एक बार ना वेन डायग्राम का फायदा ये होता है कि डेटा लिख लो और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी उसमें दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो इसमें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम एक, अब बोल दिया कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा सम में, तो कम से कम एक का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये जो टोटल आपने निकाला था ना, देखो कहाँ गया यहाँ पे, तो टोटल बच्चे कितने हैं, क्योंकि ये कम से कम एक वाले ये हैं, फिर 2 वाले ये हैं, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, 1 में 2 में 3 में, मतलब सबको चाहिए, तो सारे कितने हैं 194। तो भाई देखो एटलीस्ट 1 में सब्जेक्ट में फेल होने वाले 194 बच्चे हैं, अपॉन 500 टोटल हैं, इंटू 100 परसेंटेज पूछा है, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो 38.8% आपका आंसर हो जाएगा, एंड दैट इज चार्ली। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है,
हाउ मेनी कैंडिडेट पास्ड इन 2 और मोर सब्जेक्ट, ठीक है, आपको ये बताना है 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, सॉरी पास हो रहे हैं। बेटा टोटल बच्चे कितने थे 500, फेल टोटल कितने हो रहे हैं 194। इसका मतलब क्या है, ये वो बच्चे हैं जो है पास हो रहे हैं। तो हमने इसमें से माइनस करा, कितना आएगा देखो, 500 में से 194 करेंगे तो बेटा 6 200 306, तो 306 आपका आंसर जाएगा, दैट इज डेल्टा। देखो आसान क्वेश्चन था, बस एक बार डेटा निकाल कर रख लो, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बेटा इसी साल आ रखा था, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 2024 के सेकंड में ये क्वेश्चन आया हुआ था स्टेटमेंट की फॉर्म में। क्या बोल रहा है आपसे, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। अब क्लास के अंदर ये सारे फॉर्मूले बेटा आप लोगों को हमने बता रखे हैं, इनका शॉर्टकट क्या होता है, बेसिक क्या होता है, ठीक है, जिन पे आपको ध्यान भी रखना है। तो क्या करेंगे इसमें हम, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि भाई द प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर वॉज ₹90, कि आपको ये बताना है कि अगर प्राइस आपके 20% से बढ़ गए, ठीक है, तो कंजप्शन में कितना डिक्रीज आ जाए, ठीक है, कब, व्हेन द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता है ना बेटा, आपको पता है कि अगर आपको बस परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है ना, तो वी डू नॉट नीड एनी स्टेटमेंट, हम डायरेक्ट वहां से आंसर लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, प्राइस 20% से बढ़े तो 120 डिवाइडेड इनटू 100, इतने परसेंट का कंजप्शन में डिक्रीज आएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है, जब एक्सपेंडिचर कैसा है, कांस्टेंट। तो आप इनसे भी निकाल सकते हो, पर पहले चेक करो क्या ये स्टेटमेंट ऑप्शन में है, कि भाई हम बिना स्टेटमेंट के रिक्वायरमेंट के ही सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ के ही हम आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और जब बेटा एनालिसिस मैंने इस क्वेश्चन का जो है करवाया था, तो मेरे से गलती क्या हुई थी, आप सारे स्टेटमेंट पढ़ो। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, देख लेंगे अभी, इसको पढ़ो। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। और ये गलती मेरे से बार बार वहां पे क्या हुई थी कि मैंने बार बार इसको पढ़ रहा था कैन नॉट बी आंसर, क्योंकि जितने भी 2 साल में 3 साल में आपने क्वेश्चन देखे हैं, लास्ट ऑप्शन हमेशा क्या होता है, कैन नॉट बी। तो ऐसी गलती आप ना करो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन को, ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि भाई अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है उन सभी फॉर्मूलों में और लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो दूसरी चीज हमेशा डिक्रीज होगी, कितने परसेंट से, इस परसेंट से। तो बस यहां पे देख लो कि नॉट है या नहीं है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग दिस स्टेटमेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। तो बेटा इन सेशंस के अंदर हमने 2 टॉपिक अभी तक आपके कंप्लीट किए हैं, विद पास्ट ईयर एंड विद बेसिक कॉन्सेप्ट। एक रेशो आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, और एक आपका जो है ये परसेंटेज। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा आपका लाभ और हानि, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा बाकी वीडियोस को आप देखते रहिए, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और आप सभी से बेटा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।